नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपके साथ कोटा विश्वविद्यालय के भूगोल के एमए प्रीवियस के पेपर 4A ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण भूगोल का अध्ययन कर रही हूँ और उसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक करेंगे वह है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव। हरित गृह एक मानवकृत संरचना है जिसकी दीवारें और छत कांच की बनी होती है। सूर्य से आने वाली लघु तरंगी विकिरण इस हरित गृह के अंदर तो जाता है, परंतु लंबी तरंगों के रूप में होने वाला पार्थिव विकिरण जो कि उस कांच के घर के अंदर से होता है, वह उत्सर्जित होकर कांच घर से बाहर नहीं निकल पाता। इसके कारण इस कांच घर का तापमान बढ़ जाता है और इस तरह के कांच घर या ग्रीन हाउसेस हम कोल्ड एरियाज़ में जो कि हम पोलर रीजन्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि साइबेरिया है या कनाडा है, या कि हाई माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं, वहाँ हम इस तरीके के कांच घर या ग्रीन हाउसेस बना करके और प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, फ्रूट फार्मिंग करते हैं और इन ग्रीन हाउसेस में नर्सरीज़ बना करके हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो हमारा वायुमंडल भी एक प्राकृतिक हरित गृह की भांति कार्य करता है। वायुमंडल में जो डिफरेंट काइंड की गैसेस अवेलेबल हैं, जिनमें मेजर है कार्बन डाइऑक्साइड, वह सूर्य की लघु तरंगों के रूप में जो सूर्य से विकिरण आता है उसको पृथ्वी के धरातल तक तो आने देती हैं, किंतु पृथ्वी के धरातल से लंबी तरंगों के रूप में जो पार्थिव विकिरण होता है उसको वायुमंडल से बाहर जाने से रोक देती हैं और इस प्रकार वायुमंडल का यह हरित गृह पृथ्वी के औसत तापमान में उसको मेंटेन तो करता ही है। औसत तापमान को अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी हरित गृह गैसेस हैं उनका परसेंटेज मेंटेन रहता है तो फिर यह वायुमंडल के तापमान को मेंटेन करता है, और अगर इन गैसेस का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है तो फिर यह उसके औसत तापमान में वृद्धि करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, सूर्य से जो विकिरण आ रहा है वो पृथ्वी तक तो पहुंच रहा है, पर वायुमंडल में किस तरीके से वो अवशोषित हो रहा है और किस तरीके से बाहर जा रहा है। तो ये जो पृथ्वी का जो सोलर हीट बैलेंस है या पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट जिसे हम कहते हैं, वह हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। और इस डायग्राम में जब ये वायुमंडल की जो गैसेस हैं, अगर ये इनका परसेंटेज बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गैसेस हैं, तो फिर ये वायुमंडल के तापमान को भी बढ़ा देती हैं। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या होता है हम देखते हैं। वायुमंडल में होकर लघु तरंगें के रूप में जो सौर ऊर्जा या सौर विकिरण भूपृष्ठ तक आता है वह भूपृष्ठ को गर्म करता है, पर जब कभी भी आकाश पर मेघ आवरण रहता है तब वायुमंडल की निचली परतें भूमि से प्राप्त होने वाले दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और मेघावरण भूमि के विकिरण को अवरुद्ध कर देता है। आपने देखा होगा और ये फील भी किया होगा कि जो रातें क्लाउडी होती हैं, जिन रातों में बादल होते हैं या मेघावरण होता है,
वो रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। तो इस तरीके से मेघावरण भूपृष्ठ पर तापमान को सामान्य की अपेक्षा अधिक करता है। और भूगोल परिभाषा कोश कहता है कि ऐसी अवस्था में वायुमंडल ग्रीन हाउस के शीशे की भांति कार्य करता है और इसलिए ये जो तापमान में जो वृद्धि होती है मेघावरण के कारण, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यह भूगोल परिभाषा कोश ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहा है। इसी तरीके से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि वायुमंडल में जब मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट इफेक्ट है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक ब्लैंकेट इफेक्ट रखती हैं, जिसकी वजह से कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण जब धरातलीय तापमान में वृद्धि होती है तो उसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अब ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का वायुमंडल में परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उसके प्रमुख क्या कारण हैं। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो हमने फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म फ्यूल्स जो थे हमारी तरफ से उनका जलाना बढ़ा। दूसरी तरफ लगातार मशीनीकरण हुआ और तीसरी चीज़, जब औद्योगिक क्रांति के साथ हमारा विकास हुआ तो हमने जंगलों के व्यापक विनाश किया, हमने जंगलों को क्लीन किया। उसके कई कारण थे। हमने जंगलों की जो लकड़ी थी पहले तो उसको एज फ्यूल यूज़ किया या ईंधन के रूप में उपयोग किया। तो जब हमने उस लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो वायुमंडल में गईं। उसके अलावा हमने जंगलों को इसलिए भी जलाया क्योंकि हम वहाँ के जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसको हम चेंज कर रहे थे। कई जगह हमें कृषि के लिए भूमि चाहिए थी, कहीं हमें नगरों के विकास के लिए भूमि चाहिए थी, कहीं हमें औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए भूमि चाहिए थी और कहीं हमें यातायात के साधनों के विकास के लिए भूमि की ज़रूरत थी। तो इन सभी कारणों से हमने जंगलों का व्यापक विनाश किया। जंगलों का विनाश होने से पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी हुई और पेड़ पौधों की कमी होने से ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन पेड़ पौधे कर रहे थे वो कम हुआ। और उसके साथ साथ ही जब हमने जंगलों की लकड़ी को एज फ्यूल उपयोग किया, औद्योगिकीकरण बढ़ा, मशीनीकरण बढ़ा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा, रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ा, तो इन सब की वजह से भी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस जिनमें मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन बढ़ा और उनकी क्वांटिटी बढ़ी। तो जो अब हम देखते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि हुई। तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? तो पहली जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है और यह एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने के प्रमुख कारण हैं उनमें हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से विद्युत ग्रहों जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और थर्मल पावर प्लांट्स में हम जनरली कोल या पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है और वाहनों में भी ईंधनों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कारखानों या इंडस्ट्रियल यूनिट्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो हम ईंधन के रूप में लकड़ी का, पेट्रोल का, कोल का ये जो
हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका हम उपयोग बढ़ा रहे हैं, साथ ही जंगलों का विनाश हो रहा है और एग्रीकल्चर लैंड में अभिवृद्धि हो रही है और अर्बनाइजेशन में वृद्धि हो रही है। ये सभी कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज में वृद्धि या इंक्रीज हो रही है। जो नेक्स्ट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो सेकेंड ग्रीन हाउस गैस है वह है मीथेन। नाउ 1850 से लेकर 1990 तक वायुमंडल में मीथेन में 110% की वृद्धि हुई और इसकी जो मीथेन के जो प्रोडक्शन या उत्सर्जन के जो प्रमुख स्रोत हैं वह हम कह सकते हैं कि दलदल एवं नम भूमियाँ हैं। उसके अलावा जब हम पैडी का या राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो जब हम धान की कृषि करते हैं उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसी तरीके से माइनिंग या खनन में और जब हम गैस से भूमि में ड्रिलिंग करते हैं, अलग अलग तरह के जो हमारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनके उत्खनन के लिए जब गैस से ड्रिलिंग की जाती है तो उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में अगेन कोल, पेट्रोलियम या लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। उसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस हैं, सीज़ हैं और रिवर्स हैं या सागर और ताज़ा पानी की जो वेरियस जल राशियाँ हैं, ये भी इनके अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स जो ग्रो होते हैं इनके द्वारा भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो मीथेन का जो प्रोडक्शन इस समय हो रहा है वह इतना ज़्यादा हो रहा है कि अकेले मीथेन के द्वारा पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन सेकेंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाली गैस है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाली गैस जो एनवायरनमेंट में पाई जाती है वह है नाइट्रस ऑक्साइड या NO। पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का निर्माण मृदा एवं समुद्री जल के जीवाणुओं की जैव क्रियाओं के द्वारा होता है और इन जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिफिकेशन के द्वारा अमोनिया भी बनाती है और वेरियस नाइट्रेट्स का प्रोडक्शन करती है। तो जब जब नाइट्रेट्स और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड की जो इंक्रीज़ हो रही है परसेंटेज में, उसका प्रमुख कारण है कृषि प्रक्रियाओं में परिवर्तन। अगेन एग्रीकल्चर लैंड भी इंक्रीज़ हो रही है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर रहे हैं जो कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा हैं, जिसमें हम अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं और दूसरे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स का उपयोग कर रहे हैं जो कि नाइट्रस ऑक्साइड का एनवायरनमेंट में परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से हम नायलॉन जैसे केमिकल और केमिकल सिंथेटिक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। जो नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गैस है वो है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। यह एक गंधहीन और अज्वलनशील और विषाक्त रहित गैस है। यह गैस प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा नहीं बनती है और इसका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, यह जनरली प्रशीतकों यानी कि जिन्हें हम कहते हैं एयर कंडीशनर्स और एरोजॉल, ये जो एरोजॉल मटेरियल है, ये फोम और डिफरेंट काइंड के एयर कंडीशनर्स में काम आता है और जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। वेरियस काइंड ऑफ स्प्रेज के बनाने में और फोम को बनाने में CFC यौगिकों का उपयोग किया जाता है। और जब इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों का उपयोग किया जाता है तब ये ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में पहुंचते हैं। ये जब स्प्रे होकर के वायुमंडल में पहुंचते हैं और फिर वायुमंडल में ये ओजोन गैस के साथ इनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा ओजोन लेयर है उसके क्षय का भी एक प्रमुख कारण है। तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आज हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को भूगोल परिभाषा कोश ने और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस तरीके से परिभाषित किया है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं मेजर और उनके वायुमंडल में अभिवृद्धि के मेजर क्या कारण हैं। धन्यवाद।